स्टूडेंट इंडिकेट का एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा है कि द स्लोप ऑफ मोमेंटम वेलोसिटी ग्राफ गिव्स अस। अगर हम वर्टिकल एक्सिस पे मोमेंटम ले ले और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम वेलोसिटी ले ले तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और मास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के ए फोर्स चेंजेस वेलोसिटी ऑफ 1 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to 5 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर किसी बॉडी पे जिसका मास 1 kg है और इस फोर्स एक्ट करे और इसकी वेलोसिटी 0 से चेंज करके 5 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दे 2 सेकंड में, तो इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कितनी होगी। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2.5 न्यूटन या 5 न्यूटन। ठीक है, इस जैसे मजीद इंडिकेट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले मेरे साथ रही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिकेट क्रैश कोर्स 2026 का आज लेक्चर नंबर 9 है और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम और फोर्स के दरमियान क्या रिलेशन है, इस पे हम बात करेंगे। लीनियर मोमेंटम और फोर्स के दरमियान क्या रिलेशन है, इस पे हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम की। तो लीनियर मोमेंटम को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी जिस्म का मास जो है वो m है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v के बराबर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम। और इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। जो लीनियर मोमेंटम के लिए इक्वेशन होगी वो इस तरह होगी, P इज इक्वल टू mv। ठीक है, ये फार्मूला है ठीक है मोमेंटम का। अब ये वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। या इसका जो SI यूनिट होगा उसको हम किस तरह डिराइव कर सकते हैं। तो मास का यूनिट जो है वो है kg और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो इसका जो यूनिट है लीनियर मोमेंटम का वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इसकी अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो मास का यूनिट होगा ग्राम, लेंथ का यूनिट होगा सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट होगा सेकंड। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इसका यूनिट होगा CGS सिस्टम में। ठीक है, अब अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें हम, तो डायमेंशन आप इस इक्वेशन से ड्राइव कर सकते हैं या यूनिट से भी ड्राइव कर सकते हैं। देखिए किलोग्राम जो है ये मास है तो मैं m से रिप्रेजेंट करूँगा, मीटर जो है लेंथ है तो l से रिप्रेजेंट करूँगा और सेकंड टाइम है तो t से पावर -1। तो इसके जो डायमेंशन है वो है ml t पावर -1। और अगर हम नेचर की बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, इसका डायरेक्शन वही होगा जो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन है, यानी P इज इक्वल टू mv है। तो ये जो v का डायरेक्शन है वो v का भी डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, एक बॉल है जिसका मास m है, v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मोशन में है। तो आपसे अगर कोई पूछी कि इसके मोमेंटम का डायरेक्शन कौन सा है, तो यही मोमेंटम का डायरेक्शन है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। या अगर एक फ्री फॉल मोशन बॉडी है जो जिसका मास m है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है v वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही इसकी मोमेंटम का डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, मोमेंटम के हवाले से आप लोगों ने याद रखना है कि मोमेंटम पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर बॉडी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रही है तो मोमेंटम पॉजिटिव है, और अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव कर रही है तो ये क्या है, नेगेटिव है पे। एग्जाम्पल क्या है, मोमेंटम जो है इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। greater the mass of the body greater will be the momentum, greater the velocity of the body greater will be the momentum। तो देखिए अगर हम लेट से कोई ट्रक ले ले, ठीक है ना, और हाई स्पीड से मूव कर रही है जिस तरह ये ट्रक है, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, या अगर हम एक छोटा जिस्म ले लें जिसका मास कम है लेकिन हाई वेलोसिटी के साथ ये मोशन में है जिस तरह बुलेट हो, तो इसका मोमेंटम भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर कोई पर्सन है और वो कोई आदमी है और वो वॉक कर रहा है तो इसका मोमेंटम लो होगा, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो कम है, तो इस वजह से मोमेंटम भी कम होगा। या एक दरख्त से कोई पत्ता गिर रहा है तो
इसका मास भी कम है और वेलोसिटी भी कम है, तो इसकी वजह से इसका मोमेंटम जो है वो कम से कम होगा। ठीक है, तो मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मोमेंटम के हवाले से एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि मोमेंटम और वेलोसिटी का अगर आप रिलेशन ले ले तो P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई V2, मीन्स जिस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। और इसी तरह मास के साथ भी रिलेशन है, P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू M1 डिवाइड बाई M2, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करें अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू द फोर्स। सो या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली, एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये इक्वेशन तब हम इस्तेमाल करेंगे जब किसी बॉडी का मास जो है वो कांस्टेंट होगा, तब हम ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लीनियर मोमेंटम जो फोर्स है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू delta p divided by delta t in a rate of change of linear momentum is equal to force। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हम तब इस्तेमाल करेंगे जब किसी बॉडी का मास चेंज हो रहा हो या वेलोसिटी चेंज हो रहा हो। फॉर एग्जांपल एक गुब्बारा है जिसमें आपने हवा भरी है, इसको आप छोड़े फ्रीली तो एक्सेलरेट हो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वक्त के साथ साथ इसका मास जो है वो कम हो रहा है क्योंकि हवा इससे बाहर निकल रही है। तो इसका अगर आप लोगों ने एक्सेलरेशन वगैरह मालूम करना है तो आप लोगों ने ये इक्वेशन यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि इसका जो मास है वो चेंज हो रहा है, या ये इक्वेशन यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह एक रॉकेट का जो सिस्टम होता है, जब वो आगे बढ़ता है तो इसमें फ्यूल जलता है और इसका मास कम होता जाता है, इसलिए इसके लिए भी हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, क्योंकि यहाँ पे इसका मास जो है वो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, देखिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन वही होगा जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि अच्छा जी, ठीक है, ये हमारे पास है लीनियर मोमेंटम और फोर्स के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, मतलब हम कहाँ पे मोमेंटम और फोर्स जो कंसेप्ट है इसको कंबाइनली कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे है जो ईयर बैग होता है गाड़ी में, ईयर बैग। ठीक है, ये किस लिए होता है आप लोगों को पता है, इन कार ये इसलिए होता है जब कोई एक्सीडेंट होता है तो ईयर बैग की वजह से जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है ये बढ़ जाता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है। तो देखिए फोर्स और टाइम ऑफ कांटेक्ट में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जितना टाइम बढ़ता है उतना ही आप पे कम फोर्स एक्ट करता है, इसलिए आपके जख्मी होने के चांसेस कम हो जाता है, या आप लोग जख्मी होते हैं लेकिन कम जख्म आपको लगती है क्योंकि आप पे फोर्स जो है वो कम अप्लाई होता है इस ईयर बैग की वजह से। तो इसका ये फायदा है कि ये टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा देता है। ठीक है, इसी तरह जो हम सीट बेल्ट बांधते हैं, सीट बेल्ट ये किस लिए बांधते हैं, क्योंकि जब एक्सीडेंट होती है तो सीट बेल्ट की वजह से हम जब किसी भी गाड़ी के किसी हिस्से से टकराते हैं तो ये जो टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है ये बढ़ जाता है, इसकी वजह से जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है, तो हम पे कम फोर्स एक्ट करती है, इसलिए हमारे जो जख्मी होने के चांसेस है वो कम से कम है। ठीक है, तो ये सेफ्टी जो मेजर्स होते हैं, या जब कोई फील्डर कैच करता है बॉल को, फॉर एग्जांपल बॉल आ रही है और कोई फील्डर इधर खड़ा है वो इसको कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे ले जाता है, क्योंकि इससे जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो फोर्स है वो कम हो जाता है, इसलिए वो आसानी से बॉल को कैच कर सकता है। अच्छा जी, एक और कंसेप्ट है फोर्स मोमेंटम के साथ रिलेटेड, जो कंसेप्ट है उसको कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। मतलब अगर कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है, इसको आप किक करते हैं यानी इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपके जिस्म और जो बॉल के दरमियान कांटेक्ट टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, या अगर एक बॉल दूसरी बॉल के साथ टकराती है, कोलिजन होता है, तो यहाँ भी कांटेक्ट टाइम बहुत कम है, या किसी बैट से आप किसी बॉल को हिट करते हो
तो इनके दरमियान जो कॉन्टैक्ट टाइम है बहुत कम होता है। तो ऐसी केस में हम इम्पल्स डिफाइन करते हैं। तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड शॉर्ट टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड, इसको कहते हैं क्या, इम्पल्स इसको कहते हैं। ठीक है, और इसको बाज बुक में आई से, बाज बुक में इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होता है एफ मल्टीप्लाइड बाई टी। अब थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा कि फोर्स जो है वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। तो अगर एफ की वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मैं लिख सकता हूँ कि जे इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कैंसल, इम्पल्स जो है वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो हम लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम जो है इम्पल्स के बराबर है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इम्पल्स का डायरेक्शन वही होगा जो चेंज इन इम्पल्स, जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट वही होगा जो मोमेंटम का यूनिट है, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इसका नेचर क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है इसलिए इम्पल्स भी वेक्टर है। और इसका डायमेंशन वही है जो इम्पल्स के, जो मोमेंटम के डायमेंशन है, यानी एम एल टी टू द पावर -1, ये इम्पल्स के डायमेंशन है। ठीक है, तो जब कोलिजनल फिनोमेना होता है फिर हम इम्पल्स को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे फोर्स और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं। लेट्स से वर्टिकल एक्सिस पे मैंने फोर्स लिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने टाइम लिया हुआ है, इन दोनों के दरमियान में एक ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं अगर ग्राफ ड्रा करूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है, तो इस तरह फोर्स है। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान मैंने ग्राफ ड्रा किया, तो इसका जो एरिया होगा इस ग्राफ का, उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, यानी फोर्स और टाइम के दरमियान जो ग्राफ होगा उसका जो एरिया होता है ये बराबर होता है किस चीज के, ये बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। किस चीज के बराबर होता है, मोमेंटम के, क्योंकि आप लोगों को पता है कि F डिवाइड बाई टी जो है ये किस चीज के बराबर है, मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, तो इससे आप जो है सॉरी एरिया, अगर F को आप T से मल्टीप्लाई करें या डेल्टा T के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि टाइम यहाँ पे चेंज हो रहा है लेकिन फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, तो ये बराबर है किस चीज के, चेंज इन मोमेंटम के। तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ गिव्स अस व्हाट, चेंज इन मोमेंटम हमें देता है। और इसी तरह अगर हम मोमेंटम और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो इससे हमें क्या मिलता है। लेट्स से वर्टिकल एक्सिस पे हम मोमेंटम लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं, और इस ग्राफ का मैं स्लोप कैलकुलेट करूं तो मैं लिख सकता हूं कि स्लोप ऑफ पी टी ग्राफ, पी मीन्स लीनियर मोमेंटम, टी मीन्स टाइम, तो पी टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बराबर होता है किस चीज के, वो बराबर होता है फोर्स के बराबर होता है। किस चीज के, फोर्स के, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स के बराबर है। तो वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास मोमेंटम है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, तो डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स के बराबर होता है। तो इफ पी टी ग्राफ जो इसका जो मोमेंटम, इसका जो स्लोप है उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा फोर्स, हमें मिलेगा क्या मिलेगा, फोर्स हमें मिलेगा। और जो एफ और टी के दरमियान ग्राफ है इसका जो एरिया होगा उससे हमें फोर्स मिलेगा। ठीक, अच्छा जी, अब कुछ इम्पोर्टेंट इक्वेशंस है जिसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट इक्वेशंस है जिसको हमने डिस्कस करना है। तो वो कौन सी इक्वेशन है जिसको हम मोमेंटम और फोर्स और इम्पल्स के साथ रिलेटेड जो है वो इक्वेशंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मोमेंटम के लिए जो इक्वेशन है आप लोगों ने पढ़ी वो P इज इक्वल टू एम वी के बराबर है, और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरा हमने ये रिलेशन पढ़ा F इज इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब लीनियर मोमेंटम चेंज होता है बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू एम डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। बाज औकात वेलोसिटी चेंज हो रही होती है लेकिन मास कांस्टेंट होता है, तो फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू एम
Vf माइनस वी आई डिवाइड बाय डेल्टा टी इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने पढ़ा कि इम्पल्स जो है वो बराबर होता है एफ डेल्टा टी के बराबर होता है, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 7 के एफ डेल्टा टी जो है वो बराबर है चेंज इन इम्पल्स के। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो इक्वेशंस है जिसको आप लोगों ने यूज करना है मोमेंटम, इम्पल्स और फोर्स से रिलेटेड जो इक्वेशन है, ठीक है। अब इंडिकेट के कुछ ट्रिक्स है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें ये कंसेप्ट जरूर यूज होगा। या तो ये कंसेप्ट यूज होगा कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी को हम इंक्रीज करें तो मोमेंटम पे क्या असर पड़ेगा, वेलोसिटी को डिक्रीज करें तो मोमेंटम पे क्या असर पड़ेगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि वेलोसिटी जो मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी कम होती है तो मोमेंटम भी कम होगा। इसी तरह मास के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा, मास कम है तो मोमेंटम कम है। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई V2। मतलब अगर दो बॉडीज का कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो जिस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। इसी तरह मास के लिए मैं लिख सकता हूँ P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू M1 डिवाइड बाई M2। अगर दो बॉडीज का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे कि जिसका मास ज्यादा होगा मोमेंटम ज्यादा होगी। अगर मास कांस्टेंट है तो फिर हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम जो है वो ज्यादा होगा। तो आप लोगों ने ये ट्रिक्स जो है वो याद करने हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो इक्वेशन आप लोगों ने लिखी है कि इम्पल्स को आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अगर हम इस तरह एक ग्राफ ले ले, यहाँ पे हमने मोमेंटम लिया हुआ है, यहाँ पे हमने वेलोसिटी लिया हुआ है, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप वो किस चीज के बराबर होगा, वो मास के बराबर होगा, ठीक है। तो बाज औकात तो हम मोमेंटम को इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो बराबर होता है स्लोप मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। यानी अगर P और V के दरमियान ग्राफ गिवन है तो इसका जो स्लोप है वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ट्रिक्स आप लोगों ने याद रखनी है, अगर इंडिकेट में क्वेश्चन आता है तो रिलेटेडली इसके साथ होगा जरूर। अच्छा जी, अब कुछ एमसीक्यूज है जो स्टार्ट में मैंने आपको बताए वो हमने सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है द स्लोप ऑफ मोमेंटम वेलोसिटी ग्राफ गिव्स अस। अगर वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास मोमेंटम है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और इसका हम स्लोप मालूम करें। तो देखिए स्लोप जो है वो बराबर होता है किस चीज के, वर्टिकल एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है p, इसमें कितना चेंज आता है डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है v, इसमें कितना चेंज आता है, इसको कहते हैं स्लोप, इसको कहते हैं। तो p डिवाइड बाई v या डेल्टा p डिवाइड बाई v जो है ये बराबर होता है किस चीज के, मास के बराबर होता है। तो स्लोप ऑफ मोमेंटम वेलोसिटी ग्राफ गिव्स अस व्हाट, मास, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, डी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि a force changes the velocity of 1 kg object from 0 to 5 meter per second in 2 seconds, the magnitude of the force is। तो देखिए फोर्स के लिए जो इक्वेशन है आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, F इक्वल टू ma। अब एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन के लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो मैं फोर्स को इस तरह लिख सकता हूँ m vf माइनस वी आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो देखिए मास भी गिवन है, कितना है 1 kg मास है, देखिए मास गिवन है, ये मास है आपके पास, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करी 1 kg आपके पास जो है वो मास है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो फाइनल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, मतलब ये स्टार्ट लेता है रेस्ट से स्टार्ट लेता है तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और डिवाइड बाय टाइम, टाइम आपके पास गिवन है कितना है 2 सेकंड है, डिवाइड बाय 2। तो मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 या 5 डिवाइड बाई 2, तो ये बराबर होगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए करेक्ट ऑप्शन, सॉरी फोर्स हमने मालूम करना है, एक्सेलरेशन नहीं, तो 2.5 पर न्यूटन होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। अगर हम वर्टिकल एक्सिस पे ले ले फोर्स
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले टाइम, तो इसका जो एरिया होगा वो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। लेट्स से अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फिर इस किस्म का ग्राफ आएगा। तो इसका अगर आप एरिया कैलकुलेट करिए, एरिया, तो इससे हमें क्या मिलेगा। देखिए तो आप लोग देखें टाइम चेंज हो रहा है, ये डेल्टा टी टाइम है और ये फोर्स है, तो एफ और डेल्टा टी, ये चूंकि रेक्टेंगल है तो यहाँ से यहाँ तक ये इसकी जो विड्थ है वो बराबर है फोर्स के, और इसकी जो लेंथ है वो बराबर है डेल्टा टी के। तो एफ डेल्टा टी बराबर होता है डेल्टा पी के, और ये बराबर होता है इम्पल्स के। इसलिए हमें जो रिजल्ट मिलेगा इस एरिया से वो क्या होगा, इम्पल्स होगा। मतलब फोर्स और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है इससे आप दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स, क्योंकि ये आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, velocity of a body changes from 5 meter per second to 10 meter per second in 1 second if the mass of the body is 1 kilogram, then the impulse of the body कितना होगा। तो देखिए इम्पल्स के लिए इक्वेशन है डेल्टा पी, ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा किस चीज के, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी भी आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, 10 माइनस 5, तो कितना है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी यहाँ पे जो चेंज इन इम्पल्स है, वो जो इम्पल्स है वो बराबर है चेंज इन मोमेंटम, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इट्स इम्पल्स इज। अगर मोमेंटम में चेंज इतना हो तो इसका इम्पल्स कितना होगा। तो देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे ये पैदा की गई है कि यहाँ पे ना मास गिवन है, ना वेलोसिटी गिवन है, ना फोर्स गिवन है और ना टाइम गिवन है। तो आप लोगों ने ये कंसेप्ट याद रखना है कि इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम तो आपको गिवन है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा वो 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। अच्छा, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर क्या होगा। तो देखिए जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि इम्पल्स जो है वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के, तो जो मोमेंटम के डायमेंशन होंगे वही इम्पल्स के डायमेंशन है। तो देखिए जो मोमेंटम होता है वो बराबर होता है पी इक्वल टू एम वी, मास का यूनिट है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो इससे अगर आप डायमेंशन निकालें, मास के लिए एम लिखेंगे, लेंथ के लिए एल लिखेंगे और टाइम के लिए टी लिखेंगे पावर -1। तो यहाँ पे जो डायमेंशन है एम एल टी पावर -1, और ये किस चीज के डायमेंशन है, ये मोमेंटम के डायमेंशन है। तो डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स के डायमेंशन सेम है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।